तो स्वागत है आपका हमारे इस ब्रांड न्यू एपिसोड में जिसका नाम है फिल्मी फैक्ट्स और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आदित्य। आज हम बात करेंगे लाइटिंग की। जी हाँ, फिल्म लाइट। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बात कर रहे थे फिल्म लाइटिंग की। तो जैसा कि फिल्मों में हम देखते हैं कि कैसे आप प्रोफेशनली लाइटिंग का ऐड कर सकते हैं, अपनी फिल्म को और प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो कैसे हम लाइट को और बेहतर बनाएं अपने सीन को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम बात करेंगे बेसिक लाइटिंग जो फिल्म लाइन में यूज की जाती है कि क्या किस तरह की आप टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करके अपने फुटेज को, अपने वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि तीन जो लाइटिंग होती है, थ्री पॉइंट लाइटिंग उन्हें कहा जाता है। फिल्मी भाषा में 3 पॉइंट लाइटिंग बोला जाता है। तो क्या होती है 3 पॉइंट लाइटिंग और कैसे उनको हम यूज कर सकते हैं। तो जी, पहली जो लाइट होती है वो होती है कि बैक लाइट, कि बैक से जो लाइट दी जाती है उसको कहा जाता है कि बैक लाइट। दूसरी जो लाइट होती है वो की लाइट, जो आपकी मेन लाइट होती है उसको कहा जाता है मेन की लाइट। जी, तो दूसरी हुई की लाइट और थर्ड जो हुई वो हुई फिल लाइट। तो ये जो तीन जो लाइट्स होती है ये आपकी जो मूड है, जो फिल्म का जो मूड है उसको दिखाती है कि कैसे आप उस फिल्म के मूड को अपने दर्शकों तक, उसकी पूरी जो सीन है उसको, आप जो सीन की फीलिंग्स है वो उनके दर्शकों के अंदर डाल सके, उनके दिमाग में उनको उसको बिठा सके। तो जो पहली जो बैकलाइट हमने बताई कि पहली बैकलाइट जो होती है आपके जस्ट पीछे की तरफ, यहाँ पे पीछे की तरफ लाइट लगाई जाती है जो आपके पीछे से जो आपका पूरा जो एरिया है उसको डिफाइन करती है, आपकी शेप को डिफाइन करती है। दूसरी जो होती है वो होती है की लाइट, जो आपकी मेन लाइट है। ये लेट से मेरे जो अभी मेन लाइट है वो ये वाली लाइट है जो इधर से आ रही है, तो ये मेरे लिए मेन लाइट है। जो थर्ड जो लाइट होती है वो होती है फिल लाइट, जो आपके शेडो एरिया को भरती है। और वो शेडो का एरिया आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारी लाइट है वो रखी हुई है नीचे की तरफ, तो वो आपके शेडो के एरिया को भरती है, यहाँ से फिल करती है। तो जो तीन लाइटिंग होती है, तीन लाइटिंग के अलावा आप सीन को ड्रामेटिक बनाने के लिए आप बैक से एक लाइट देते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए, तो वो आपके बैकग्राउंड को शो करती है। तो वो आप ऐसे बैक लाइट, उसको बैकग्राउंड की लाइट कहा जाता है। तो जो 3 पॉइंट लाइट है वो आपके सब्जेक्ट के लिए हुई, और एक या दो लाइट और में भी 3 और 4 जो भी आपको सूटेबल लगे, आप वो लाइट्स अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं ताकि आपका बैकग्राउंड उसी हिसाब से विजिबल हो। हम कई बार देखते हैं फिल्मों में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे आपको कुछ लाइटिंग कुछ ट्रीज पे दी जाती है, उनको ट्री शो किया जाता है, कोई वॉल है तो उसके ऊपर आपको इफेक्ट डाला जाता है। तो वो सब हमारे बैकग्राउंड को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और उसको और अच्छे तरीके से निकालने के लिए हम लोग वो पीछे से लाइट देते हैं। तो जी, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के जो हमारे मेहमान हैं, जिनका नाम है मिस्टर हेमंत, जो हमारी ट्राइपॉड फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। तो जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका, मिस्टर हेमंत जी। जी हेमंत जी, तो दर्शक काफी दिनों से प्रयत्न कर रहे थे आपसे जुड़ने का, और आपको इसीलिए हमने हमारे शो में इनवाइट किया है कि आप हमारे दर्शकों को आपकी जो फिल्म जर्नी है, कैसे आपने अपने जीवन में फिल्म की तरफ आप आकर्षित हुए, कैसे इस लाइन से आप जुड़े, और अभी तक कैसे इतनी पॉजिटिव एनर्जी इस फिल्म लाइन के प्रति मतलब अभी भी हमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैं तो काफ़ी टाइम से आपसे जुड़ा हूँ, मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी है, इनकी एनर्जी देखी है, और मतलब अभी जितने भी युवा हैं जो इस फिल्म लाइन से जुड़े हुए, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं। तो हेमंत जी हमारे साथ हैं, मिस्टर हेमंत। आदित्य जी, मैं कहूँगा कि एक्टिंग का जहाँ तक मेरे को सीखने का मौका मिला, वो मुझे ध्यान है कि मैंने फर्स्ट टाइम जब आकाशवाणी पर अपना वॉइस टेस्ट दिया था, तो लकीली मैं सुटेबल हो गया और मुझे एक ग्रेड मिल गई, और मैं रेडियो पे जो नाटक होते हैं उन नाटकों में एक कैरेक्टर प्ले करना होता है जी। तो हमको स्क्रिप्ट दे दी जाती थी और हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ के और बोल दिया करते थे।
ये सिलसिला 1-2 दिन चला, लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर थे जो वो सब मैनेज करते थे, उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि जब भी आप कोई प्ले करें या कोई कैरेक्टर प्ले करें तो एक्ट करके करिए। नॉर्मली मैं ये समझता था कि रेडियो में सिर्फ माइक होता है, उसको स्क्रिप्ट सामने होती है तो आपको सिर्फ पढ़ना होता है जी। तो एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट थी लता जी, थैंक गॉड उनको बहुत लंबी उम्र थे, तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने मुझे एक्टिंग की बारीकियाँ सिखाई और किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, क्या डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए, किस तरह का मूड होना चाहिए, वो सब तो सिखाया है उन्होंने। इवन मेरे को वो कई बार थप्पड़ भी मार दिया करती थी सिर्फ इसलिए कि हेमंत तुम कैरेक्टर में जाइए और कैरेक्टर के हिसाब से अगर कैरेक्टर को हिल के बोलना है तो आप खुद फिजिकली हिलिए, और अगर कुछ जोर से बोलना है या दूर से आना है तो आप माइक के पीछे चले जाइए, फिर आप आगे माइक पे बोल रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें 1-2 बार तो मैंने समझा कि कुछ ऐसा सीनियर लोग जूनियर्स को एडवाइस देते हैं, लेकिन वो एडवाइस मेरे लिए इतनी बेनिफिशियल हुई कि करीबन 10-15 एपिसोड्स करने के बाद में दूरदर्शन पे एक ऑडिशन चल रहे थे। उस टाइम होम प्रोडक्शन भोर नाम की एक सीरियल बना रहा था, तो मैंने भी अपना एक चांस लिया और थैंक गॉड के मैं उसमें ऑडिशन में क्लियर कर लिया मैंने, और मैंने उसमें मेन कैरेक्टर किया था एक। तो ये आपका पहला भोर, मतलब सीरियल पहला था? वो मेरी जिंदगी की एक्टिंग की भोर थी। बिल्कुल। और तब से लेके अभी तक मैं, अच्छा खासियत बात ये होती है आदित्य जी के एक्टर कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, सिर्फ इसलिए कि हर प्रोडक्शन में हर उम्र में एक्टिंग लाइन एक ऐसी है कि आदमी मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता है। तो इसी का नतीजा हुआ कि मेरी हमेशा थिंकिंग रही कि मैं इवन जो प्रोडक्शन में जो स्पॉट बॉय सबसे छोटे लेवल का मानते हैं, वो भी आपको कई बार शॉर्ट के टाइम में ऐसी एडवाइस दे जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और उस सीन को बढ़ाने में, अच्छा करने में, इम्प्रोवाइज आप कर सकते हो, उस सीन करने में मदद करता है। तो मैं तो दर्शकों से यही कहूँगा कि फिल्म लाइन तो ऐसी है कि भाई जितना सीखने को मिले उतना सीखिए और दिल से करिएगा। मतलब ये है कि कैरेक्टर में डूब जाइए। हाँ, कैरेक्टर में बिल्कुल उसकी थिंकिंग को समझना बहुत जरूरी होता है। जी। तो दर्शकों, सबसे इन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई हेमंत जी ने कि आपको अगर आपको सीन को इम्प्रूवमेंट करना, आपको अपने कैरेक्टर को जीना है, उसकी लाइफ को स्क्रिप्ट के अनुसार आपको अगर अपने पर्दे पे उसको उतारना है, तो आपको उसकी लाइफ के बारे में, उसकी जो मेंटेलिटी है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हेमंत जी, हम कहाँ थे? हम थे कि अबोर से आपने शुरुआत करी जी, और आप लाइफ में फिर आगे बढ़ते गए, आपके आगे आपको मिलता रहा। जी। तो इस दौर में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पे आपने किए, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए, कौन कौन सी फिल्में आपने की, कौन से आपको एज ए मेंटर बने, एज ए गुरु बने, जिन्होंने आपको कुछ शिक्षा दी कि इस लाइन में ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, इस लाइन में आपको ये करना चाहिए। तो क्या बताइए? ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है कि किसी भी बड़े आर्टिस्ट के सामने या सीनियर आर्टिस्ट के सामने जब कोई आर्टिस्ट नया होता है, जैसे मैं था, तो एक कॉम्प्लेक्स रहता है दिमाग के अंदर कि साहब हैं, इनके सामने कैसे करेंगे। मैं एक हादसा बताता हूँ आपका। हादसा का वाक़या है कि जब मैं कलिंगा फिल्म कर रहा था तो दिलीप साहब मेरे साथ में। कलिंगा? हाँ जी। दिलीप साहब के साथ में काम करना तो मतलब आदमी, मतलब डायलॉग तो क्या, वो तो खड़े रहने में दूसरा है, और फिर कैमरा भी होता है, सारा मूड ऐसा होता है, और मन में ये रहता है कि रीटेक हो जाएगा तो अपनी गलती हो जाएगी। लेकिन दिलीप साहब की खासियत थी कि उन्होंने उस सीन के अंदर मुझसे 32 टेक हुए थे, और उस स्टेज के बाद में भी वो इतने शांति से उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया और कहा कि हेमंत गो अहेड, डोंट वरी, तुम अच्छा कर रहे हो। तो इतना कहने के बाद तो मैं मतलब बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस में आ गया कि मेरे फिर 6 दिन की शूटिंग में आमिर में शूटिंग हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया कि मेरे को बस ऐसा लगा कि अब मैं कहीं ना कहीं तो कुछ तो अपना मुकाम पर रह लूँगा। और उसके बाद में मुझे राकेश रोशन जी के साथ में करण अर्जुन फिल्म में काम करने को मिला, या बवंडर फिल्म थी जब उनके साथ काम करने को मिला, और कई अच्छे
प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अलावा लोग अच्छे होते हैं तो लगता है कि फैमिली टाइप से फैमिली है और काम करने में मजा आता है। तो करीबन मैंने 6-7 राजस्थानी फिल्में की हैं, 4 इंटरनेशनल फिल्में भी की हैं और दिलीप साहब, राकेश रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान के बीच में खड़े रहना ही अपने जगह बना पाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस दौरान हेमंत जी आपने मुंबई का रुख नहीं किया जाने का? नहीं, मेरी कुछ कंडीशंस ऐसी थी, मैं बॉम्बे जाना चाहता था लेकिन मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसे हुए कि मैं बॉम्बे नहीं जा सका। लेकिन आई एम हैप्पी हियर कि मैं ये चाहता हूँ कि बॉम्बे वाले खुद ही जयपुर आए और जयपुर के इन्वेस्टर्स को और हम जैसे लोग जो स्ट्रगल अभी तक कर रहे हैं वो खुद ही यहाँ पे आके उनको पिकअप करें और अच्छा। और मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो हो रही है जी, और धीरे धीरे अच्छे अच्छे रोल्स आपको भी मिले हैं और मिलेंगे इन फ्यूचर में। तो हम आशा करते हैं कि ये और हमारी इंडस्ट्री, यहाँ की राजस्थानी इंडस्ट्री और ऊंची उठे। बहुत यही मेरी इच्छा भी है और मैं तो ये चाहूँगा कि मुझे इस लायक बनाए भगवान के, मैं खुद भी एक अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूँ और यहाँ के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, स्ट्रगलर्स हैं, उनके ऊपर ही मैं उनकी पर्सनल लाइफ को नोटिस में लाके एक ऐसा फिल्म या जो भी प्रोडक्शन उनको मंच दे सके। हाँ, तो ऐसा हो कि भाई लगे कि हाँ एक स्ट्रगलर की लाइफ क्या थी और जब वो सेटल हो जाता है तो उसकी लाइफ क्या हो जाती है। लेकिन मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि कैरेक्टर में खोना जरूरी होता है हर इंसान को। और दिन में वैसे भी आप भी घर पे रहते हो तो मम्मी पापा के सामने आप दूसरे कैरेक्टर में रहते हैं, अपनी वाइफ के सामने दूसरे कैरेक्टर में रहते हैं, बच्चों के सामने दूसरे कैरेक्टर में रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं दूसरे कैरेक्टर में रहते हैं। तो मेरी हमेशा ये थिंकिंग रहती है कि जो मुझे सीन दिया जाता है या जो स्क्रिप्ट दी जाती है उसमें कितने कैरेक्टर्स मुझे मेरे साथ हैं या राइटिंग के साथ हैं और उनसे मैं जरूर मिलता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो आजकल के इन्वेस्टर्स हैं वो अपना मतलब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो कुछ मूड नहीं समझना चाहते या वो ये सोचते हैं कि हमने जो बोल दिया हम जो करेंगे वो सही होगा। बल्कि मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि आपके जो साथ को आर्टिस्ट है उसके साथ आप लाइनिंग्स करिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। स्पेंड करने से ये होता है कि खुलावट आ जाती है और सीन भी समझने में आ जाता है। उनके वैचारिक जो आप आदान प्रदान, जब विचार आप आदान प्रदान करते हैं उसकी मेंटलिटी समझने में आती है जी। तो ये इनकी हेमंत जी की बायोग्राफी थी और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी ये हमारी फिल्म त्रिकोण से जुड़े हुए हैं, आप ट्राइपॉड भी उसको बुला सकते हैं। इनकी बहुत एक अच्छी भूमिका है और एक बहुत ही एक इनको सशक्त रोल इनको प्रदान किया गया है। तो ये थोड़ा उस रोल के बारे में हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप उस रोल के बारे में बताइए, थोड़ी फिल्म की रूपरेखा दर्शकों को बताइए कि किस तरह की फिल्म है और राजस्थान की पहली साइंस फिक्शन सुनने में आ रही है और कैसे ये दूसरी फिल्मों से भिन्न है, क्या इसमें नया उनको देखने को मिलेगा, तो क्या किस तरह से आप? सबसे पहले तो आदित्य जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि आपने मुझे इस फिल्म में चांस दिया। लेकिन जब मैं आपके ऑफिस में फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो मुझे लगा कि इस फिल्म में काम करना एक अपने आप में चैलेंज होगा, क्योंकि आपकी फिल्म के जो सुपर हीरो हैं वो बहुत डायनेमिक हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट हैं, यंग हैं और मेरी और उनकी एज ग्रुप में मैंने जो डिफरेंस देखा तो मैंने सोचा कि क्या पता मैं इनके लायक है इस लेवल पर काम परफॉर्म कर पाऊँगा जी। लेकिन आई एम लकी इन दिस मैटर के आपकी यूनिट में जितने भी लोग हैं जो भी उसमें कैरेक्टर कर रहे हैं दे आर वेरी कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मुझे जो चांस दिया आपने मेजर का तो दिली इच्छा मेरी ये नहीं है कि जब मैं दिलीप साहब के साथ में पुलिस इंस्पेक्टर रोल कर रहा था तो मुझे लगा कि पुलिस इंस्पेक्टर रोल मतलब उसमें आप कई वैराइटीज निकाल सकते हैं, मतलब गुस्से का भी रोल कर सकते हैं, जोर से भी बोल सकते हैं। तो मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं एक मेजर का कैरेक्टर करूं और लकीली मुझे आपने चांस दिया, थैंक यू वेरी मच। और इस रोल के लिए तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इस फील्ड में इस तरह का कैरेक्टर करना, कहाँ पे शूटिंग होगी, क्या लोकेशन होगी, एक बार तो मैं घबरा गया क्योंकि हमको स्क्रिप्ट से मेरे को ये आइडिया हो गया था कि आप लोग ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पे
ज्यादा परेशानी हो सकती है। परेशानी आर्मी बेस पे आपको जाना पड़ सकता है। और गया तो मैं तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आर्मी बेस पे तो उस दिन इतनी ठंड थी और मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हाफ स्लीव्स का वो शर्ट था और वो बिल्कुल जो मेजर की और एक्चुअल वहाँ पे कुछ जवान भी आपको देखने को मिले होंगे, वो तो उनको तो हाँ, तो उनकी बॉडी पर्सनैलिटी देख के मैं एक बार तो कॉम्प्लेक्स में आ गया था, लेकिन फिर मैंने वहाँ के जवानों से बात की, वहाँ जो लोग खड़े थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ठीक लग रहे हो कि आप मेजर हो। तो लेकिन आज भी मैं फिर ये कहूँगा कि ये फिल्म फर्स्ट साइंस फिक्शन फिल्म है राजस्थान की। इंटरेस्ट मेरा यही है कि इस फिल्म का जो रिलीज टाइम होगा उस टाइम लोग ये मजबूर हो जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि इसमें हर जगह मतलब बच्चे से लेके बुजुर्ग इंसान तक के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी इस फिल्म में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके बारे में जैसे हम कहते हैं कि हाँ मिलिट्री वाले हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आपको उनको देखने के बाद लगेगा कि वास्तव के अंदर जब, अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं शूटिंग में मतलब इतने रीटेक दे रहा हूँ आपको, मतलब आपको परफेक्शन नहीं मिल रहा, पूरा शॉट होके नहीं हो रहा, तो जब हम इस रोल को निभाने के लिए इतने शॉट दे सकते हैं तो वो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जो जीते हैं, मतलब सियाचिन में अभी आप जैसे सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, बॉर्डर पे रहने वाले मिलिट्री पर्सनल का या अपने फैमिली ग्राउंड्स पे रहते हैं तो भी उनका आधा दिमाग तो फैमिली में नहीं रहता, सिर्फ ये रहता है कि देश की सुरक्षा कैसे की जाए। 24 आवर्स तैयार रहते हैं। एक आदमी ड्यूटी करता है, ड्यूटी इज अ सेपरेट थिंग, उनकी 24 आवर्स ड्यूटी रहती है। तो मैं तो शूट के टाइम में हमेशा ये सोचा करता था कि जब हम इस सीन को देने के लिए हम 3-4 टेक दे सकते हैं, और ये तो जिंदगी भर मतलब एक टेक के अंदर मतलब एक गोली ही काफी होती है ना इंसान को, उनका तो एक ही टेक होता है। हाँ, तो उस टेक को फाइनली मतलब अपना सक्सेस देना ये बहुत बड़ी बात है, और मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने अपना जान जोखिम में लेके हमारी रक्षा कर रहे हैं। सोसाइटी में हम लोग कितनी शांति से बैठे हुए हैं, और वो आए दिन कठिनाइयों से वहाँ बॉर्डर पे कभी दुश्मन होता है, कभी सर्दी गर्मी बरसात इन सब का सामना करते हैं। अजी साहब, हमें तो इस शूटिंग में लास्ट जो आप लेके गए थे वहीं पे एक शूटिंग के अंदर ही इतनी थरथराहट हो गई थी सर्दी में, तो मैं तो सोचता हूँ अगेन सैल्यूट के मिलिट्री जो पर्सनल हैं और जो भी जवान हैं वो लोग वो खूब जिए, खूब अपने देश की रक्षा के लिए उनको ताकत मिले और हिम्मत रहे हमेशा। ये हमारी दुआएं उनके साथ में रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ ये जो फिल्म है इसका काफी पार्ट है जो ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है, तो वहाँ पे आपको पता नहीं होता कि लास्ट में कंप्यूटर पे जाने के बाद में यहाँ क्या सीन ऐड होने वाला है, तो वो और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि आपको दिमाग में वो एरिया बनाना होता है, आपको दिमाग में वो सारी चीजें डालनी होती है कि यहाँ पे ये चीज रखी जाएगी, यहाँ पे बाद में ये चीज होगी, यहाँ पे कुछ आर्मी के सोल्जर्स होंगे, यहाँ पे कुछ उनके इक्विपमेंट होंगे, कुछ मिग्स होंगे, कुछ टैंक्स होंगे, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ता है और उसके अनुसार आपको अपनी एक्टिंग को निकालना होता है। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए नया था, ये नया एक्सपीरियंस था। हाँ, तो कैसे आपने इसको हैंडल किया? मैंने एक्चुअली आपके ऑफिस के जो अंदर जो चैम्बर में आपने जो कुछ पोस्टर्स लगा रखे हैं जो इससे संबंधित हैं, मैं उनको बहुत गहराई से देखा करता था, और फिर जब आपसे बात होती थी तो आप ये कहते थे कि ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, तो मैं उस मूड में आने के लिए उन पोस्टर्स को 20-20 मिनट तक सिर्फ इसलिए देखा करता था कि मेरे इस सीन में उस तरह का एक ग्रीन कर्टन के साथ में आने वाला है जी, तो मेरी फीलिंग अपने आप एडजस्ट हो जाती थी कि उस हिसाब से आप माइंड को सेट कर लेते थे कि कैसे उसके साथ काम किया जाए। तो दूसरी चीज हमें चाहिए, आप ये दर्शकों को बताइए कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म में आप एक मेजर की भूमिका निभा रहे हैं, तो जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आती है जी, और जितने भी हमारे जो को एक्टर्स हैं वो भी आपको भी देख रहे होंगे, तो उनको एडवाइस के साथ में जब आपके साथ में स्क्रिप्ट आती है तो आपने बताया कि आप सामने वाली मेंटलिटी समझना बहुत जरूरी होता है, उसके साथ साथ में आप अपने कैरेक्टर को और कैसे ऊंचा निकालते हैं, क्योंकि सामने सुपर, अभी इस फिल्म की त्रिकोण की बात लेते हैं, तो सामने आपके एक सुपर हीरो और आपकी भूमिका भी आपको सशक्त करनी है, तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लोगों का रुझान सुपर हीरो की तरफ थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और फिर आर्मी का कैरेक्टर जैसे अंकित शर्मा की तरफ हो जाता है, तो उसमें आपकी भी एक सशक्त भूमिका है, तो कैसे आप उसको निकाल पाते हैं?
एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया कि मैं जो करेक्टर मेरे साथ है, जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट जब मेरे को मिलती है तो जो मेरे साथ करेक्टर है, मैं वो क्या बोल रहा है पहले मैं उसको अपनी माइंड में सेट करता हूँ कि वो किस मूड में है, वो किस फील्ड में है और उसका क्या मूड है, तो मैं उसी मूड से उसको रिप्लाई देने वाला हूँ। या एक जवान और एक मेजर के बीच में जो गैप होता है, एक डेस्टिनेशन उसका डेजिग्नेशन का गैप होता है, तो उसको मेजर रियल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कितना मैनेज करके चलता है, किस तरह का उसका वे ऑफ टॉकिंग होता है, तो ये सब चीज़ें बराबर वाले कैरेक्टर को जानना जरूरी होता है। और दूसरा, जैसे पहले बताया मैंने आपको कि सुपर हीरो का तो कैरेक्टर इसमें ऐसा है कि नॉर्मल मैं नहीं समझता कि एकदम उसको समझा जाएगा, मतलब उसको देखने के बाद जरूर लगेगा कि मतलब कल्पना से बाहर होगा उसका कैरेक्टर। वास्तव में बहुत अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने और मैंने फर्स्ट टाइम उनको ये देखा कि वो तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से 24 आवर्स वो सुपर हीरो बनती रहना घूमेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप देख रहे हैं दर्शकों कि कितनी मेहनत के साथ में ये अपना रोल निभा रहे हैं, कितनी स्क्रिप्ट में जब इनके हाथ में आती है, मैंने खुद ने देखा है एज ए डायरेक्टर, मैं इनको देखता हूँ तो ये खुद स्क्रिप्ट में डूब जाते हैं। अगर इनको कहीं पे कुछ वर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये मुझसे पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ, या ये अपना दिमाग उसके अंदर लगाते हैं कि इसको कैसे स्क्रिप्ट को और बेहतर निकाल सके जिससे इनका कैरेक्टर और अच्छा और ये अपना प्रभाव है वो सिनेमा में छोड़ सकें। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान राजस्थानी सिनेमा के साथ साथ हिंदी फिल्मों को भी दिया है और ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं और इनके साथ जब काम करते हैं तो आपको बहुत मजा आता है। तो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक बात बताऊँ कि जब मैं मेजर का कैरेक्टर कर रहा था तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि ये मतलब मेजर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपनी टीम को कैसे क्या मैनेज करना है। तो आपने जब स्क्रिप्ट मेरे को बताई, समझाई, तो मतलब मुझे जब मैं ये एक्ट कर रहा था तो मुझे लगा कि यार काश मैं भी वास्तव में अपनी रियल लाइफ में मेजर होता। इतना मस्त कैरेक्टर है कि मतलब ऐसा लगा मुझे कि मैं खुद बॉर्डर पे चला जाऊँ, लेकिन अब ड्यू टू एज ग्रुप समझ लीजिए बैड लक के मतलब मैं ये नहीं कर पाया, ज्वाइन नहीं कर पाया मिलिट्री। हालांकि मैंने अपनी रियल लाइफ में इसके लिए भी फाइट किया था, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स जो आप फिल्म में थे उनके साथ काम करने पे मुझे लगा कि सुपर हीरो की ये पहली फिल्म ऐसी होगी राजस्थान की जो मेजर पूरे आतंकवादियों को खत्म करने के हिसाब से अपनी टीम तैयार कर रहा है और उस टीम के अंदर हर कैरेक्टर मतलब वो भी जैसे मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं वास्तव में ऐसा होता, ऐसे वो भी सब लोग सोच रहे थे। तो ऊर्जा से भर जाता है, तो ऊर्जा इतनी हो जाती थी हम लोगों में कि कई बार माइंड मत करना, आपको भी 2-3 बार मुझे डांटना पड़ा कि मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब मैं ओवर एक्साइटेड हो जाया करूँगा। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। और ये एक्चुअली में वर्दी ही ऐसी होती है, इनकी आर्मी की वर्दी ऐसी होती है कि आप जब उसको धारण करते हैं तो आप में एक अजीब सी ऊर्जा आती है, देश प्रेम आप में एक जाग जाता है। बिल्कुल। तो आर्मी की मेंटलिटी समझना इतना ही काफी होगा कि जब उनके शरीर में वर्दी आती है तो उनके दिमाग में सिर्फ देशभक्ति के जुनून ही सवार होता है। तो हेमंत जी, आप हमारे दर्शक ये जानने के लिए बेताब है कि इस फिल्म में क्या नया है। जो त्रिकोण है इस फिल्म में एक्चुअली में ये त्रिकोण जो है ये मेरे ख्याल सुपर हीरो का नाम है, राइट? जी। तो क्या नया है इस फिल्म में और क्या दर्शकों को देखने को मिलेगा इस फिल्म के जरिए? कैसे दर्शक अपने पैसे लगा के थिएटर जाए और क्या उनको ऐसा इसमें फिल्म को देखने को मिलेगा तो उनको दुखी नहीं उनका पैसा? हाँ, देखिए मैं तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि फिल्म फर्स्ट राजस्थान की फिल्म साइंस फिक्शन फिल्म बन रही है और कंप्लीट है, आपके सामने जल्द आने वाली है। लेकिन इसमें आपको जो सुपर हीरो देखने को मिलेगा, आपने क्रिश फिल्म देखी होगी, कई ऐसी फिल्म देखी, स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, लेकिन इस फिल्म का जो सुपर हीरो है वो एक अलग क्वालिटी आपको एक्सपोज करेगा और आपको देख के मजा आएगा उसको। दूसरा, इस फिल्म में छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग इंसान को कुछ ना कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो उसने पहले कभी देखी नहीं और इससे इतना एंटरटेनमेंट है इसमें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं,
रोमांटिक सॉन्ग्स ही आपने रखे हैं बहुत बहुत पब्लिक के लिए, तो बाद में आप तो यंगस्टर्स भी उसको अपनी यंगस्टर्स गर्लफ्रेंड्स और फियोंसे के साथ में, बिल्कुल अपनी वाइफ के साथ में जाके बिल्कुल मजा आएगा। वाइफ के क्या, बच्चों के साथ देखिए, पूरे परिवार के साथ देखिए, और जल्दी ही ये फिल्म एक नया अपना मुकाम लेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी जो आपने मेरे ख्याल से अभी तक देखी नहीं होगी। मतलब आपको बच्चों को जैसे रियल में पोस्टर्स में देखते हैं, जैसे बम मिलेंगे, टैंक मिलेंगे, हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे, ब्लास्टिंग मिलेगी, गन्स हैं, और वो मतलब मिशंस हैं, एम्स हैं उनके, क्या उनका मतलब एम रहता है, आतंकवादियों को किस तरह से मिलिट्री वाले कवर करते हैं, उनको कैसे खत्म करते हैं, क्या उनका जुनून है। एक मतलब देखते देखते आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपने कुछ अच्छी चीज़ देखी। और फिर मैं एक बार कहूँगा कि इस फिल्म को आने के बाद में आप पूरे परिवार के साथ देखिए, मजा आएगा। और बच्चों को तो हम जैसे कि जानते हैं कि उनको वैसे ही सुपर हीरो बड़े पसंद आते हैं, बचपन से ही स्पाइडरमैन, बचपन से ही स्पाइडरमैन, बैटमैन, डोरेमोन, तो ये सब कुछ के खिलौने, और उनको तो इतना मजा आता है नई सुपर हीरो को देखने में कि। और सबसे बड़ी बात कि आज का जो फिल्मों का दौर चल रहा है, जिसमें लव स्टोरी है, गर्ल्स भी आधे कपड़ों में है, तो आप फैमिली के साथ वो गाने भी नहीं दे सकते। और कुछ इस तरह की फिल्में हैं जो बहुत कम बनती है और लीग से हटके फिल्म, इसको आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, कई ऐसी चीजें हैं जो इस फिल्म में आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर हम उसको मिस कर देते तो कितना बुरा होता। तो मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और आदित्य जी ने बहुत मेहनत करी है, और हम लोगों ने भी की है। और जब आप सब लोग जाएंगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, पूरे यूनिट को खुशी होगी, और हो सकता है कि हम आपसे जल्दी खुद पर्सन आके मिलेंगे। और आपका फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। अच्छा, आप नीचे दिए गए हमारे इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, ये हमारा फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे जाइए, हमारा फिल्मी फैक्ट्स का पेज है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, आप अपने कमेंट डाल सकते हैं इस इंटरव्यू के बारे में। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर सकते हैं, हम यहाँ पे पैनल पे आपको अगली वीक में आपके उन सारे सवालों के जवाब देंगे। और अगर हेमंत जी के लिए कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप वो नीचे इस हमारे डायलॉग जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है फेसबुक का, यहाँ पे आप उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, जिनका जवाब हेमंत जी आपको पर्सनली देंगे आपके मैसेज के जरिए। तो हेमंत जी, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में आप दर्शकों को बताइए, क्या कुछ नए प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हो? अभी तो एक्चुअली ये जो मैंने फिल्म की है, इसका कैरेक्टर मेरे अभी मतलब दिमाग से निकल नहीं पाया। मैंने मतलब इसमें काफ़ी जान लगाई है, कोशिश करी है कि मेजर के कैरेक्टर को मैं उतना निभा जाऊँ कि मैं खुद उसको बरसों तक याद रहे। हालांकि थैंक गॉड अभी मेरी 2-3 नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और वो जब आएंगे अभी पाइपलाइन में है, तो अभी पक रहा है, तो अभी वो बाद में देखने को मिलेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसी के साथ हेमंत जी का, जो हमारे कीमती समय निकाल के हमारे इस फिल्मी फैक्ट्स इस एपिसोड में पधारे हैं। और इनकी ऊर्जा देख के, इनकी जो प्रतिभा देख के जितने यंगस्टर्स हैं, मैं चाहता हूँ इनको फॉलो करें, क्योंकि इन्होंने वहाँ से काम स्टार्ट किया दिलीप कुमार साहब से, और आज 2016 तक जो नए जितने भी यंगस्टर रणबीर कपूर से लेके सब कुछ आए हैं। और हमारी फिल्म में जितने जो कैरेक्टर्स हैं, हीरो हैं, हीरोइंस हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं, तो इनकी ऊर्जा देख के, इनकी प्रतिभा देख के सभी हैरान रहते हैं कि ये ऐसी ऊर्जा अभी भी ला सकते हैं। अद्भुत प्रतिभावान के धनी है, अद्भुत प्रतिभा है इनमें, और ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहें, और हमारी यही कामना है, और ऐसे ही आप जीवन में आगे अग्रसर होते रहें। तो दर्शकों, अगले वीक में कुछ नए एपिसोड हम आपको वापस, कुछ नए एपिसोड के साथ हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे, कुछ नई टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ हमारे इस फिल्मी फैक्ट्स, क्या नाम है जी? फिल्मी फैक्ट्स। तब तक के लिए बाय। बहुत अच्छा है।